साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम विषयों के ऊपर हम कुछ मंत्रणा आपसे शुरू करेंगे। आज जो पहला विषय हमारा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, सबसे पहला कदम उनकी प्रक्रिया को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया उनके चयन प्रक्रिया से, वो पहला कदम था कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से कमजोर किया जाए। आज तमाम ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए अपने कार्यकाल के अंदर नजर आए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर स्थापित किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो मोडस ऑपरेंडी है उसको बार बार जिस तरह से बदलता रहता है। एक मॉडल आया चंडीगढ़ मॉडल, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सरेआम एक सीसीटीवी कैमरेज में एक अनिल मसीह नाम का बीजेपी का कार्यकर्ता पार्षद वोटों की चोरी करता हुआ नजर आया, सामने बिल्कुल स्पष्ट नजर आया और सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध हुई ये बात। लेकिन दुर्भाग्य इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई किसी तरह का स्टेप नहीं लिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद दूसरा मॉडल अगर आप देखें तो कर्नाटक का मॉडल आप देखते हैं कि एक ही विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोट संदिग्ध पाए गए। वहां पर पाया गया कि एड्रेस के नाम पर 000 लिखा गया, पिताजी के नाम पर क ख ग लिखा गया, ABCDEFGH लिखा गया। तो ये वोट कहां है, किसके हैं ये वोट, नहीं पता है। इसके बाद महाराष्ट्र मॉडल, लगभग 56 लाख के करीब नए वोटर जोड़ दिए गए, जिनका नहीं पता फॉर्म 6 से जुड़े, फॉर्म 8 से जुड़े, कौन से फॉर्म से जुड़े। उसके बाद इसी तरह का अगर आप देखें तो हरियाणा के अंदर आपने देखा कि वहां पर भी एक नया मॉडल दिखाई दिया कि ईवीएम जो हैं उनकी बैटरी 99% चार्ज है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हुए पाए गए कि हमने सारा इंतजाम कर लिया है। बनारस का मॉडल आपने देखा ही कि वोटों की गिनती रोकी गई और जिस तरह से मोदी जी जीते उसके ऊपर तमाम सवाल या निशान है। इसी तरह का एक मॉडल अगर आप दूसरी चर्चा करें तो वोट परसेंटेज बढ़ने का लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलता है। जिस तरह से फेज 1 के कितने वोट परसेंटेज हुए, कितना वोट परसेंटेज पोलिंग हुआ, वो 15-15 दिन, 10-10 दिन के बाद पता चलता है। और काउंटिंग और वोट के बीच के अंदर जो 2 दिन 3 दिन आते हैं उसमें 5-5, 6-6% वोट बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। फॉर्म 17C होता है साथियों, एक जो काउंटिंग एजेंट साइन करके देते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको अपलोड कीजिए वेबसाइट के ऊपर अपने, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको अपलोड करने के लिए तैयार नहीं है। कि जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन फंसता है किसी मुद्दे के ऊपर, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उसको बचाने के लिए कानूनों में परिवर्तन कर देती है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारियों के ऊपर अब केस करने में भी तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। दूसरी चीज एक आई कि सीसीटीवी फुटेज की वजह से तमाम सबूत इकट्ठे हो सकते थे, तो अब सीसीटीवी फुटेज के ऊपर केंद्र सरकार के कानून के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को उससे भी बाहर कर दिया गया कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। इसके बाद फिर जब मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट की बात आई तो वो भी कानून बना दिया गया कि मशीन रीडेबल हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। साथियों, बार बार मोडस ऑपरेंडी इलेक्शन कमीशन का बदल रहा है। अगले हिस्से में हम बताएंगे कि बिहार के एसआईआर प्रक्रिया में क्या गड़बड़ झाला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसको बचाने का प्रयास किया। हम अगले एपिसोड में अभी आपको बताने जा रहे हैं। ये वोट चोरी का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, चोरी की सरकारें हैं। अगले हिस्से में हम अभी एसआईआर के तमाम पहलुओं के ऊपर कैसे कैसे केस आगे बढ़ा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और अभी भी कौन कौन से प्रश्न चिन्ह बिहार की वोटर लिस्ट के ऊपर बरकरार हैं। आप जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।